जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो यूनिट 6 है उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट है और उसी में हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित धरती धरना अपना वो उपन्यास लगा हुआ है। ये उपन्यास सन 1972 में हमारे समक्ष आता है, पर ये नहीं है कि ये लेखन कार्य 1972 में ही शुरू हुआ। ये 1955 से ही लिखा जा रहा था उपन्यास, लेकिन लेखक जो है वो आप कह सकते हैं कि उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा था, या बीच बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से वो आवाज गति से लिख नहीं पा रहा था। तो उनमें एक मार्गदर्शक और मित्र सहयोगी बनकर उनके दोस्त जो थे मित्र सोम आनंद, उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और इन्होंने सच में उपन्यास को कंप्लीट किया। 1955 की यात्रा जाकर सफल हुई 1972 में, जब 1968 में राजकमल प्रकाशन के पास गया और 1972 में हमारे समक्ष आता है। ये उपन्यास अपने आप में बहुत ही अलग विषय वस्तु को उठाता है, जिन सामाजिक मुद्दों को शायद दरकिनार कर दिया जाता है, या ये कहा जाता है जिसका उपन्यास जिसका स्वयं का सोच घटित हो वो लिखे। तो ये कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये दलित जीवन पर केंद्रित उपन्यास पटु यथार्थ समाज का दिखाता है। तो समानता लेखक गण इस पे पीछे हटते हैं, उस तरीके से लेखबद्ध नहीं कर पाते हैं, लेख निबंध। तो इस मामले में देखा जाए तो जगदीश चंद्र माथुर ने वो आवाज बना, वो आवाज उनका बना कि ये जो आप कह सकते हैं कि लोगों ने गुलामी जो सही, उत्पीड़न सहा, तो कोई तो उसका आवाज बनना चाहिए। अगर उन्होंने खुद से देखा तो आंखों देखा हाल उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं अपने भूमिका में, जब वो लिखते हैं तो भूमिका में ये कहते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूं उपन्यास, ये उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया उपन्यास है। यानी स्वानुभूति यानी आत्मघटित घटना नहीं है लेखक की। लेखक बता रहे हैं कि कुछ ऐसा हमने देखा था और वो मेरी स्मृतियों में कौध रहा था। वो बाल्यावस्था का वो समय, मुझे लगता था उसको शब्दबद्ध करना चाहिए, तो उन्होंने वो किया। इस उपन्यास के नायक के रूप में है काली। काली एक ऐसा चरित्र जो आता है, लगातार संघर्ष करता है, कुछ बदलाव रखना चाहता है, लोगों की आवाज बनना चाहता है, लेकिन सामाजिक विसंगतियां इस तरीके से कुरूपताएं विद्यमान है कि वो कभी भी उन्हें नहीं उठने का अवसर देती हैं जो सदैव से दबे कुचले रहे हैं। अंततः काली आता भी है गांव, बहुत कुछ बदलाव की आकांक्षा लेकर, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। जैसे पहले था वैसे आज था, और वो उसी के साथ थक कर हार कर अंततः फिर वापस अपनी यात्रा को पूरा कर चला जाता है। तो केंद्रीय पात्र में है काली। काली का प्रेम होता है जब वो गांव में आता है ज्ञानू से। ज्ञानू भी एक निडर लड़की है, आवाज बुलंद करना चाहती है, लेकिन माँ और भाई के डर से वो बुलंद नहीं कर पाती। और विडंबना ये भी है समाज का कि इनका प्रेम भी एक रूप नहीं पाता। अंततः जो उसकी प्रेयसी है ज्ञानू, उसको जहर खा के मरना पड़ता है। उसके भाई जो है, उसकी माँ, ये उसको जहर दे देते हैं। तो ये भी तो एक समाज का एक ऐसा रूप दिखा रहा है ना, कि आपको एक तरीके से उस रूप में जीने का हक नहीं है। तो काली केंद्रीय पात्र काली हो गया। काली के अलावा काली की प्रेमिका ज्ञानू हो गई, और ज्ञानू की माँ जसो, और इनके अलावा जो है मंगू ज्ञानू का भाई होता है, और चौधरी हरनाम सिंह गांव का चौधरी होता है। इनके अलावा विशन डॉक्टर करके छज्जू सा, ये वहां का साहूकार होता है। निहाली, प्रीतो, कुछ और भी आते हैं। जैसे निहाली यहाँ पे काली की पड़ोस की ताई होती है, और प्रीतो पड़ोस की चाची होती है। निको प्रीतो का पति होता है। मुंशी बंतु ये जो होता है पिता चन्नाराम और ठाकुरी माता का पुत्र होता है। सिद्धो काली के चाचा होते हैं। अमरू जो है निको का बेटा होता है। दीनू गांव का कुमार होता है। सिंह संता सिंह का भाई होता है। नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची होता है, यानी वो जाति ही बदल लेता है। तो ये जो उपन्यास है, नायक जो कि कालिदास है, यानी कालिदास है कि काली जो है वो उपन्यास की पूरी कथा वस्तु काली के ही इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि वही केंद्रीय पात्र है। काली की स्थिति के बारे में जानकारी ले तो ना उसकी माता है ना पिता है, मात्र और पितृ विहीन है वो संतान। उसकी चाची वही उसके जीवन में आप कह सकते हैं कि उसके जीवन को संवारने वाली होती है, और वही उसे पाल पोस कर बड़ा करती हैं। और एक समय यहाँ तक कि चाचा का भी देहांत हो चुका होता है, और फिर वो जो है घर छोड़कर शहर चला जाता है। चाची के प्रति उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार है, और ऐसे में एक दिन वो सोचता है कि अब अच्छा खासा गांव कानपुर में कमा लिया हूँ जहां वो रहता था, चलो अब अपने गांव की कुछ स्थिति को बदलूं। हो सकता है 6 साल बाद काफी वहां पे परिवर्तन आया हो। जैसे ही वो गली मोहल्ले में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत एहसास हो जाता है ये तो वही मोहल्ला है, कुछ बदला नहीं है। एक बार उसे ये बार बार चिंता सताती है कि मेरी जो चाची है जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, क्या मैं ये सोच रहा हूँ क्या उनसे मैं मिल पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है उसे बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसकी चाची जिंदा होती है। मोहल्ले भर में खुशी कि बहुत दिन के बाद काली लौटा है, उसे भी लगता है। अब वो वहां पे बाहर रहकर उन्होंने देखा है कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, जाति वर्ग ये जो सामाजिक भेदभाव है ऐसा तो वो शिकार रहा नहीं। तो उसे लगता है सब कुछ परिवर्तित हो गया होगा गांव में, पर गांव का वो जो ढांचा था उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो आया, उसको एक मकान बनवाना था, और बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ उसने ये बात वहां के साहूकार के सामने, छज्जू साहब के सामने रखा। कुछ पैसा लाया था, जमा किया, और वो जब तैयार हुआ, हर एक चीज हुआ, तो उस छज्जू साहब ने ही कहा कि गांव में चौधरियों के मकान देकर वो भी अपना जब मकान बनाना चाहा, उसे भारतीय समाज की वास्तव में स्थिति मालूम ही नहीं थी कि जहां गांव में चमारों के पास पैर रखने की भी जगह नहीं होती है उनकी, वहां वो अपना मकान कैसे बना सकता है। छज्जू साहब की बात से उसकी आंखें खुल गई कि क्या सच में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, क्या बिल्कुल वो वही चीज है जैसा वो छोड़ के गया था बाल्यावस्था में। इतना ही नहीं, काली के गांव में चमारों की सामाजिक हो, आर्थिक स्थिति, या आप कह सकते हैं कि कल्चरल हो, धार्मिक शोषण हो, वो सभी तरफ से चौतरफा घिरे हुए थे। चौधरी जो जीतू था काली का दोस्त,
ऐसा लहूलुहान उसको करता है बिना किसी गलती के। और एक समय ऐसा आता है कि चमार की बस्ती में आर्थिक दुर्गति के शिकार कोई भी व्यक्ति जब उसको लहूलुहान कर देता है जीतू को बिना किसी कारण, तो नहीं बोल पाता। वहां पे गांव के महाजन है, पटवारी है, सरपंच है, जमीन के मालिक है, सभी मिलकर चमारों का ही शोषण करते हैं। ये सारी घटनाएं काली के हृदय में संघर्ष का बीज बोती हैं। वो संघर्ष शुरू करना चाहता है, सबको संघर्ष में लेकर आवाज बुलंद करना चाहता है। वो असली लड़ाई तो दलित चमारों के सम्मान और अधिकार के लिए चाहता है। लेकिन जब जब वो पासा फेंकता है तब तक चौधरी जैसे लोग आकर उस चीज को पलट देते हैं। प्रगति की ओर उठा काली का हर कदम जातिवादी सामंतवादी सोच द्वारा रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि काली की अपनी जाति के लोग भी चौधरियों के मोहरे बनकर उसकी राह में खड़े हो जाते हैं। यानी काली ये सोचता है कि हम जिनके लिए आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं कम से कम वो तो हमारा साथ देंगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा टूट तब जाता है जब वो जिनके लिए लड़ रहा है वो देखता है कि उनमें से ही लोग बोलने के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं। एक समय ऐसा आता है उसके प्रेम का घर वाले विरोध करते हैं। ज्ञानों से उसका प्रेम जो होता है वो भी एक पड़ाव पे नहीं जा पाता। इसकी जो चाची होती है वो बीमार हो जाती है, उनका भी देहांत हो जाता है। जो पैसे कमा कर लाया होता है वो भी चोरी हो जाता है। अभी वो बिल्कुल ही खाली है। कितने सपने लेकर आया था वो, और उसके हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है, ना प्रेम है, ना एक जो अपनी चाची से लगाव था, ना वो अब रही। अब एक ऐसी स्थिति इस काली की आ गई है कि चौधरियों द्वारा बेकार पर काम कराए जाने पर काली उसका घोर विरोध तो करता है, लेकिन काली की साहसिकता को देखते हुए कुछ लोग को आगे आने की कोशिश करते हैं, कुछ संबल भी देते हैं, कुछ आवाज भी उठाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि काली को अपना संघर्ष करना पड़ता है, और अंततः जब लगता है कि संघर्ष में कोई पूर्णता भागीदारी नहीं निभा रहा तो थक हार कर चूर होकर और यहाँ से जातिगत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण से वो सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और अंत में प्रारंभ काली के गांव में जब आया था तो बहुत ही सुगंध चढ़ता, लेकिन उसके लौटने तक एक ऐसी स्थिति आ चुकी होती है कि उसका प्रेम जो है वो भी नहीं रह जाता। ज्ञानों को उसकी माँ और भाई जहर देकर मार देते हैं, और इसकी चाची तो रह नहीं जाती, ना इसके पास पैसे ना कुछ। यानी एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ गांव में इसका आगमन होता है और बहुत ही दुखद घटना के साथ इसका जाना होता है। तो उपन्यास की जो कथा है ये वर्ग संघर्ष की कथा है कि लगातार वर्ग संघर्ष में भी काली पूरी तरीके से लगा रहा, लेकिन कुछ बदलाव नहीं लगा तो उसे उसको छोड़ना पड़ा। एक और जमींदार किसान है तो दूसरी ओर मेहनत कर भूमिहीन मजदूर लगातार संघर्षरत है, प्रयासरत है, फिर भी उनकी जमीन उनकी नहीं है। एक और धर्म के नाम पर स्वार्थ पोषक पापी अचिंत राम तो दूसरी ओर भला इंसान बनकर जीवित रहने वाला नंद से। यानी कई ऐसे पात्र आते हैं जो गौड़ हैं, वो अलग अलग किरदार आपको अलग अलग चीजों से रूबरू करवाएंगे। समाज के शोषक के रूप में जैसे छज्जू सा, वो कहता है कि गांव में तुम लोगों की तो जमीन वैसी है नहीं, तो मकान बनाने के स्वप्न कैसे देखते हो। काली और ज्ञान उपन्यास के सब प्रमुख चरित्र के रूप में सामने आते हैं कि कैसे सामाजिक अत्याचार एवं उत्पीड़न के प्रतिरोध का प्रतीक काली के सशक्त और स्वतंत्र व्यक्तित्व, संवेदनशील स्वभाव वाली ज्ञानों के संघर्ष के जरिए जगदीश चंद्र जी ने बखूबी दलित जो चमार है उनके जीवन के संघर्ष को यहाँ पे उजागर किया है। उपन्यास की कथा सुगठित है, साथ ही वातावरण की, साथ ही उस उपन्यास में बड़ी ही सफलता से दलित जीवन को उकेरा गया है। तो ये जो धरती धन्ना अपना जो कि दलित के जीवन की यथार्थ घटनाओं पर आधारित एक केंद्रीय उपन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। वो लेखक ने अपनी किशोरावस्था में इस बात को कहा था कि हम उपन्यास को क्यों लिखे थे, क्योंकि मेरी किशोरावस्था जो था वो मेरे ननिहाल गांव रलान पंजाब में बीता था। जैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं बाल्यावस्था की जो हमको झकझोर देती हैं, और जब हम इस लायक होते हैं कि हम उसको सबके सम्मुख रख पाए, तो लेखक वही कह रहे हैं कि ये मेरे गाँव का एक कथा है। गाँव का एक हरिजन परिवार जो होता था वो मेरे नाना जी की जमीन जो होता था, और इसी सिलसिले में मुझे बस्ती में जाना पड़ता था उनके। मैं ये सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभाव की चक्की में युग युगांतर से पिसे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। इतना बदलाव होने के बाद देश आजाद हो गया, 1955 की बात है ये। अब तो हम गुलाम नहीं रहे, तो किस गुलामी में जी रहे हैं लोग। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस जमीन को जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छपरों में वो रह रहे हैं वो भी उनका नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन में वेदना सहसा अपना सभी बात तोड़कर फूट निकला, और मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया धरती धन्ना अपना उपन्यास। तो ये उपन्यास आप कह सकते हैं कि जो जगदीश चंद्र जी थे एक ऐसा ही दृष्टा थे, जैसा हमने आपको बताया था शेखर एक जीवनी में कि वेदना में जो होता है वही एक दृष्टा हो सकता है। जगदीश चंद्र जी प्रत्यक्ष दृष्टा थे, देखे, उन्होंने समझा लोगों को, वही उकेरा। उन्होंने दलित चमारों की दुर्दशा को आंखों से देखा, चित्रण किया, जो देखा और महसूस किया वह लेखनी से उन्होंने चित्रित कर दिया। चमनलाल जी ने इस संदर्भ में कहा है कि जगदीश चंद्र ने बचपन से ही जीवन को बहुत निकट से देखा और महसूस किया। जीवन का ये सूक्ष्म पर्यवेक्षण बाद में चलकर उनके साहित्य की सामग्री बनी। जीवन के अनुभवों के साथ साथ जगदीश चंद्र ने अर्थशास्त्र व मार्क्सवाद के अध्ययन से जीवन के यथार्थ को अच्छी तरह से समझा। यथार्थ की इस जीवन के द्वंदात्मक रूप को पहचानने के बाद उन्होंने इस जटिल और द्वंदात्मक मुद्दे को, इस संघर्ष की कथा को हम सबके सम्मुख रखा। तो ये तो हमने उपन्यास का एक सारांश आपको मतलब करा दिया, एक जिस्ट करा दिया, क्योंकि आपको उपन्यास के कम से कम इससे कथानक से परिचित होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो यूजीसी नेट जो आपसे क्वेश्चन की डिमांड करता है वो ये मान के चलता है कि आपके पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास विधा में जो भी लगे हुए हैं वो उसको आप बहुत ही डेप्थ में पढ़ते होंगे, क्योंकि ये इस तरीके से उपन्यास में कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसने किससे कहा, जहर किसने किसको दिया, ज्ञानों ने कब उससे क्या कहा,
तो इसके लिए आपको पूरे उपन्यास मेरे साथ पढ़ने होंगे। ये तो मैंने इसका उपन्यास का जिस्ट बता दिया है, बाकी आप उपन्यास पूरा पढ़ेंगे। शेखर एक जूनियर में करा दिया, ये करा दिया। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट काफी मिल जाएंगे जो हिंदी रिलेटेड है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को हम फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी करा रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल पे बने रहें। और जो भी आपकी जानकारी में हो हिंदी साहित्य से रिलेटेड या पेपर फर्स्ट जिनको देना हो, उन तक ये चैनल जरूर पहुंचाएं और अपना सहयोग जरूर चैनल को दे, है ना। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज लेते हैं।